मतलब कंजर्वेटिव फोर्स एक ऐसी फोर्स होती है ना जो पाथ पे डिपेंड नहीं करती है, वो डिपेंड करती है सिर्फ इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे। मान लो हमने ऑब्जेक्ट को ए से बी तक लेके जाना है, तो हमने धक्का दिया, इसको काम किया, ऑब्जेक्ट को ए को बी तक लेके गए। सबसे पहले हमने स्ट्रेट लेके गए, ठीक है, फोर्स लगाई उसके ऊपर। और एक बार हमने क्या किया, यहाँ से फोर्स लगाया, ऑब्जेक्ट को पाथ उसका चेंज किया, है ना, दूसरे रास्ते से लेके गए यहाँ तक। और एक बार हमने क्या किया, यहाँ से ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा और उसको हमने इस पाथ पे फोर्स लगाते हुए उसको यहाँ तक लेके गए। देखो ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लग रही है और डिस्टेंस कवर कर रहा है, मतलब वर्क डन तो हो रहा है। तो बोलने का मतलब क्या है कि अगर फोर्स कंजर्वेटिव है तो चाहे हम यहाँ से लेके जाएँ, यहाँ से ऑब्जेक्ट को यहाँ से लेके जाएँ, यहाँ से लेके जाएँ, जो वर्क डन लगेगा, जो काम करना पड़ेगा ना हमें ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ तक लेके जाने में, वो सेम रहेगा। मतलब पाथ से ऐसा देखने पे लग रहा है कि ये पाथ तो बहुत ज़्यादा है तो हमें काम ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन नहीं, कंजर्वेटिव फोर्स के केस में ऐसा नहीं होता। ये फोर्स ऐसी होती है कि आप ऑब्जेक्ट को ए से बी तक लेके जाओ, चाहे रास्ता कोई भी हो, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, है ना, वर्क डन। आप चाहे उसको इतना यहाँ से लेके जाओ, यहाँ तक लेके जाओ, जो वर्क डन की वैल्यू आएगी वो इसके और इसके बराबर ही आएगी। समझ में आया? तो उसको बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स, जो कि पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, वो डिपेंड करती है इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे बस। इसको समझने के लिए ना हम क्या करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स का एग्जांपल लेते हैं। हमें पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ना वो क्या है, वो कंजर्वेटिव फोर्स है। तो समझो इसको, हमने क्या किया, एक मास m ले लिया कोई ऑब्जेक्ट, और हमने क्या किया, उसको ज़मीन से कुछ हाइट पे उठा दिया। अब हमें ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है। तो हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को यहाँ से उठाया किसी हाइट पे, मतलब ऑब्जेक्ट था, हमने यहाँ से उसको किसी हाइट पे लेके गए। अब ऑब्जेक्ट की जो हाइट थी सरफेस से, वो मान ली हमने h, है ना। एक बार हमने क्या किया, जस्ट उसको डायरेक्ट ऐसे उठाया ऊपर, और इसकी हाइट कितनी हो गई नीचे तक, h हो गई। ये हो गया डायग्राम ए, क्लियर। अब सेम हमने क्या किया कि वही ऑब्जेक्ट था, उसको हमने क्या किया, पहले ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेके गए। पहले मतलब हमने क्या किया, हम उसको ऐसे लेके गए, ऐसे, फिर बी से सी पॉइंट में, फिर डी पॉइंट में, फिर ई पॉइंट में, फिर एफ पॉइंट में, और फिर जी पॉइंट में। समझ में आ रहा है? हम उसको डायरेक्ट यहाँ से आने लेके गए, हम पहले उसको ऊपर साइड में, ऊपर साइड में, ऊपर साइड में ऐसे लेके गए, और हमने उसको एक हाइट पे लाके खड़ा कर दिया। और जो हाइट थी, वो हाइट जो थी ना, वो इसी ऑब्जेक्ट के, मतलब इसी हाइट के बराबर थी। अब देखो, देखते हैं कि वर्क डन कितना निकलेगा, ठीक है, जब हमने ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट उठाया और जब उसका पाथ चेंज कर दिया। तो देखो, सबसे पहले मैं बताता हूँ कि यहाँ पे जो वर्क डन होगा वो किसके बराबर होगा। यहाँ पे हमें पता है कि एनर्जी और वर्क डन एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे जो वर्क डन होगा वो बराबर होगा इस ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी के। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जब हम ऑब्जेक्ट को किसी हाइट पे लेके जाते हैं तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है ना। तो जितनी इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, मतलब इतना ही उसके अंदर क्या होगा, इतना ही हमने क्या किया होगा, काम किया होगा। क्योंकि जो हम काम करते हैं वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, और एनर्जी यहाँ से हम इसको छोड़ेंगे तो साउंड एनर्जी है ना, तो मतलब इसने क्या किया, काम किया, स्ट्राइक हुआ, जिसकी वजह से साउंड एनर्जी फिर से निकली। एनर्जी और वर्क कन्वर्टिबल है, समझ में आया? तो यहाँ पे देखो वर्क डन क्या होगा, इसका भार कितना है mg, और हाइट कितनी है h, तो वर्क डन कितना हो गया mgh। समझ में आया? अब यहाँ पे देखते हैं, है ना देखो mg इसका वेट है, तो जो डिस्टेंस है ना इसमें, है ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स क्या लग रही है, वेट इसका, और डिस्टेंस कितनी हो रही है h, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो रही है। इसमें सिर्फ इस तरफ डिस्प्लेसमेंट होगी इसकी, अगर इस तरफ खींच सकता है तो उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं मानी जाएगी। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को पहले ऊपर उठाया हल्का सा, है ना, तो हाइट कितनी थी h1, तो यहाँ ए टू बी तक गए तो उसका वर्क डन कितना होगा mgh1, और फिर जैसे mgh1 फिर b टू c लेके गए हम ऐसे। अब हम साइड में जा रहे हैं ऐसे, तो डिस्प्लेसमेंट होगी नहीं होगी, डिस्प्लेसमेंट कब होती, जब ऊपर की तरफ होता। तो इस केस में mg तो है, वेट तो जा रहा है ऑब्जेक्ट का, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो रही है नहीं, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ तो हो नहीं रही है। इसका मतलब इसमें mg, यहाँ पे mg इंटू हाइट, डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो 0, तो यहाँ पे वर्क डन कितना हो जाएगा 0। यहाँ पे फिर mgh इंटू 2, ठीक है, और यहाँ पे mgh 0, वर्क डन फिर से 0 हो गया, वर्क 4 फिर से 0 हो गया, फिर वर्क 5 कितना होगा mg इंटू h3,
और फिर वर्क 6 कितना हो गया, mgh, डिस्प्लेसमेंट तो ऊपर की तरफ है नहीं तो h कितनी हो जाएगी 0, तो वापस यहाँ पे पहुँच गया। अब a से लेके g तक टोटल वर्क डन कितना होगा, वर्क डन 1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 प्लस W5 प्लस W6, टोटल वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर। तो यही मैंने आगे सॉल्व किया है, ठीक है। तो ये मैंने सारी वैल्यूज़ लिख दी है ना, जो मैंने समझाई। सबको प्लस करने पे H1 प्लस H2 प्लस H3 ये किसके बराबर निकला, H के बराबर। तो इससे क्या चीज़ समझ में आई, ये बताता है कि जो वर्क डन है बॉडी का, है ना, वो अगर उसके ऊपर कंजर्वेटिव फोर्स लग रही है तो पाथ फॉरवर्ड के इंडिपेंडेंट है, वो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, वो डिपेंड करता है उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। देख लेना, समझ आ जाएगा मेरे हिसाब से।